छोड़ो। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस की जो आपकी पॉलिटी है उसकी सेकंड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं। जो क्वेश्चन शेष बचे हैं उनको हम करेंगे आज इस वीडियो में। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके। Under which article of the Indian Constitution does Parliament have the right to amend the Constitution? तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल पूछ रहा है। कौन सा आर्टिकल पूछ रहा है जिसके अंतर्गत हम संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो संविधान का संशोधन कर सके। तो जो भी आपको ध्यान हो, आजकल बहुत ज़्यादा संशोधन हुए हैं। आजकल क्या, जब से संविधान बनाया उसके बाद से संशोधन होने स्टार्ट हो गए। तो ये क्वेश्चन पूछना लाजमी है कि किस आर्टिकल के थ्रू ये लोग कर रहे हैं। तो आर्टिकल 368 के थ्रू संसद को ये अधिकार दिया जाता है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। 2017 का ये क्वेश्चन है आया हुआ, ठीक। उसके बाद है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, अनुसूची पूछ रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, शेड्यूल पूछ रहा है, संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं। तो इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर लिस्टेड। यूनियन टेरिटरीज आपको जानते होंगे, यूनियन टेरिटरीज होती हैं हमारी, और क्या होते हैं, राज्य होते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज का नाम किस अनुसूची में दिया गया है? तो पहली अनुसूची जो है उसी में यूनियन टेरिटरीज का नाम दिया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा उसमें दिया गया है। नेक्स्ट में बोला गया भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। तो विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिकॉग्नाइज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। 8वीं अनुसूची जो है वो हमारी भाषाओं से क्या है, सूचीबद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? आपने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा पॉलिटी में, यदि आपने पॉलिटी पढ़ी है तो संविधान का अनुच्छेद 14 जो है, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू सिटीजन ऑफ इंडियन। तो आर्टिकल 14 हमें क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी देता है। 2018 का ये क्वेश्चन है। जो हमारे आर्टिकल 12 टू 35 हैं, ये सभी हमें क्या दिए गए हैं? आई थिंक 12 से 32 हैं शायद। तो ये हमें अधिकार देते हैं, किसका? राइट टू फ्रीडम वगैरह, जो भी हमारी सब अधिकार हैं ये सब किस में दिए जाते हैं? इन्हीं में दिए जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट में कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि भाई आपका बाल श्रम अधिनियम भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैं पहले भी शायद आ गया होगा प्रैक्टिस सेट में। ये विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। तो बाल श्रम के उन्मूलन यानी कम करने में प्रावधान करता है। तो ये आर्टिकल 24 इसका क्या है, राइट आंसर है। 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद बोला गया भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद तो कौन सा अनुच्छेद करता है? उपराष्ट्रपति जो होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस आर्टिकल के थ्रू होता है? आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 के द्वारा क्या होता है? आर्टिकल 66 के द्वारा आपके उपराष्ट्रपति जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उनका क्या होता है? इलेक्शन होता है, ठीक। 2019 का ये क्वेश्चन है NVS PGT का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, ठीक है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में किया जाएगा, राज्यसभा में बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है, राज्यसभा में क्या है, नहीं किया जाएगा, लोकसभा में किया जाएगा। 2022 का क्वेश्चन है, हाल ही का ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, डैश और न्यायपालिका। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट
लेजिस्लेचर डैश एंड जुडिशरी। देखिए एक तो विधायिका होती है, दूसरी हमारी क्या होती है यहाँ पर, कार्यपालिका। कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका। और तीसरी हमारी क्या होती है, न्यायपालिका। न्यायपालिका। भारतीय संविधान के कितने अंग हैं? जब हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यही पढ़ाया जाता है। जब स्टार्टिंग होती है तो सबकी अपने टीचर की अलग अलग शैली है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने जहाँ से मतलब हम जहाँ से पढ़ते हैं तो वहाँ पे पहले विधायिका आपको बताएंगे, विधायिका क्या होगा, कार्यपालिका क्या होगा, न्यायपालिका क्या होगा। तो ये संविधान की क्या है, 3 अंग होते हैं भिन्न। अब इसके बाद है किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं। तो किस राज्य में विधानसभा सीट सबसे अलग हैं, सबसे अधिक हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ असेंबली सीट, जिसके लिए सभी लोग मतलब काफ़ी नेता जो हैं प्रदेश के लिए मरते हैं, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। किस विधानसभा में किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति की पूछ रहा है, ध्यान रखना राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति है। क्या कह रहा है, द मेंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये देखिए ये जो है ये गूगल ट्रांसलेटर से करी गई है, तो यहाँ कुछ गलती भी हो सकती हैं। अब आप इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा गया उनका भी। तो अब आपने पहले पॉलिटी पढ़ी होगी तो थोड़ा आप समझ जाइएगा कि कहाँ थोड़ी गलती है, ठीक है। बाकी तो हम साथ साथ करते चलेंगे। द मेंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। तो द मेंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉलेज नहीं आएगा। फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर, तो संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य कौन कौन। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। जब उपराष्ट्रपति की वोटिंग होती है, उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, तो देखिए जो संसद के दोनों सदन, कौन से सदन, लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों सदन है, उनके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। देखिए कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं जो चुनते हैं। निर्वाचित होते हैं जो हम लोग चुनते हैं, और मनोनीत जो कुछ वही जो निर्वाचित हम लोग कर लेते हैं वो लोग चुनते हैं, मनोनीत करते हैं। तो कुछ निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य जो है वोटिंग डालते हैं। बोथ इलेक्टेड जो यानी निर्वाचित हुए हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट जो है हमारी राज्यसभा लोकसभा जो भी हैं, इनके दोनों जो हम निर्वाचित करके भेजते हैं वो भी, और साथ में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वो वोटिंग करते हैं। लाइब्रेरियन का है ये, 2022 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है राज्य की आकस्मिक निधि इसके अधीन है। द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, आकस्मिक निधि किसके पास है, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति जो है उसके अधीन आती है, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2022 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद तो आंसर इसमें दे दिया। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है उसके तहत वित्त आयोग का गठन करता है, राष्ट्रपति करता है। संविधान का जो अनुच्छेद है 280, जो वित्त आयोग का गठन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष है। प्रेसिडेंट का भी, वो प्रेसिडेंट तो है ये, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 5 ईयर। और जो हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका भी 5 ईयर है। मोस्टली ज़्यादातर हमारे यहाँ 5 ईयर का कार्यकाल होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है, यह तो आपको पता होगी। द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स इन इंडिया, यानी जो हमारी सेनाएं जल थल वायु, उसका सर्वोच्च जो वो सर्वोच्च कमांडर जिसे कहा जाता है वो भारत का राष्ट्रपति कहलाते हैं।
उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। निर्विरोध किसको चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी जो है इनको निर्विरोध चुना गया था भारत के राष्ट्रपति के रूप में। नीलम संजीव रेड्डी वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2022-15 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है शून्यकाल। शून्यकाल क्या है? ये हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। 0 आवर इज व्हेन टॉपिक ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस आर रेज्ड। जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? शून्यकाल कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो करेंगे। हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? तो स्पीकर कहाँ के? वो भी लोकसभा के, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो ये निर्णय करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति। जो हमारा राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, कौन है? दिल्ली और पुडुचेरी, इस तरह के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दिल्ली इसका राइट आंसर है। ठीक है, राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, दिल्ली। देखिए, इसमें कई ऑप्शन दे रखे होंगे और उसके हिसाब से इसमें टिक लगाया गया है। ठीक है, खाली बिना विदाउट ऑप्शन के हम आंसर नहीं लगा सकते इसमें। तो अब इस बुक में तो आंसर नहीं दिए हुए, ऑप्शन नहीं दिए हुए, केवल आंसर ही आंसर दिए गए हैं। देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें डैश होते हैं। देखो, अभी उपराष्ट्रपति का हम पीछे भी पढ़कर आए, उपराष्ट्रपति से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इसमें पेपर में। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें डैश होते हैं। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। और पीछे हम पढ़ के आए थे दोनों सदस्य कौन से? मनोनीत सदस्य भी थे और कौन से थे? देखिए, एक तो मनोनीत भी थे और एक निर्वाचित भी थे। मनोनीत यानी जिन्हें जिन्हें मनोनीत किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। निर्वाचित यानी जिन्हें हमें जिन्हें हमने भेजा था, एमएलए एमपी जो होते हैं वो भी। और दोनों मनोनीत सदस्य जो भी हैं ये उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। पीछे ये आ चुका है, दोबारा से 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद बोला गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। आपकी जो कंट्रोल अपॉइंट द ये गलत है, कंट्रोलर होगा ये, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं उनको कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज़्यादातर नियुक्ति वैसे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कुछ केसों में उपराष्ट्रपति भी करते हैं। अब नेक्स्ट बोला गया डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2013 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है कौन? उपराष्ट्रपति। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट, पदेन अध्यक्ष राज्यसभा। ठीक, 2013 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोला गया लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो देखिए, जब आप लोकसभा में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा इज 50 मेंबर्स। अब नेक्स्ट जो है हमारा उसमें बोला गया नेक्स्ट में भारत के एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है। देखिए, कोई भी अगर गवर्नर हटाया जाएगा, वैसे तो गवर्नर अपना पूरा कार्यकाल करके ही हटेगा,
लेकिन अगर कोई भी गवर्नर है, जो भी बड़े बड़े पद हैं, इनको ज़्यादातर राष्ट्रपति को दिया गया है। अगर आपको कुछ ये समझ भी ना आए तो आप मतलब याद ना रहे तो आप राष्ट्रपति लगा सकते हैं। जब आपको बिल्कुल याद ही ना आए तो ज़्यादातर जो पावर दी गई है इन्हें हटाने की और नियुक्त करने की, वो राष्ट्रपति को अधिक दी गई है। कुछ केसों में उपराष्ट्रपति को भी दी गई है। तो भारत के एक जो राज्य का गवर्नर होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब बोला गया डैश अध्यक्ष थे। अब देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, अब उसके हिसाब से ये लगेगा ठीक। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो पहली लोकसभा अध्यक्ष थे। अब इसमें कुछ और होगा, मतलब और भी सही हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो जब भी ये पेपर आया होगा 2019 में, उसमें सही ऑप्शन यही होगा। तो गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। आप लोग बस इतना याद कर लीजिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर फर्स्ट लोकसभा द चेयरमैन। ठीक है बॉस। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है। देखिए संविधान में लोकसभा में कितने अधिक से अधिक सदस्य होने चाहिए, ये तो हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, यदि आपने पढ़ी होगी पॉलिटी। तो लोकसभा में, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 552। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग अलग हैं। लोकसभा मेंबर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 552। 2013 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अब ये राज्यसभा की पूछ रहा है। ऊपर लोकसभा में सदस्य कितने होने चाहिए? 552। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष के आप होने चाहिए, तब आप राज्यसभा के सदस्य बन सकेंगे। द मिनिमम एज ऑफ बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 30 ईयर। 30 साल के आप होने चाहिए, तब आप राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया राज्यसभा के, देखिए बोला गया नेक्स्ट में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल जिसकी पहले देखिए राज्यसभा का पीछे पढ़ के आए थे, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। जब आप इसके क्या बन सकेंगे? सदस्य, मेंबर बन सकेंगे राज्यसभा के। अब ये पूछ रहा है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो न्यूनतम 6 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा 5 वर्ष नहीं है, कभी आप रट लीजिएगा कि भारत में तो अधिकतम 5 वर्ष ही कार्यकाल है। यहाँ पर 6 वर्ष लिखा गया है, इसका 6 वर्ष कार्यकाल है राज्यसभा के सदस्यों का। अब बोला गया जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे कहा जाता है विधानसभा। क्या कहा जाता है? विधानसभा। When the legislature of a state has only one house it is called assembly। विधानसभा कहा जाता है जहाँ आप अपने स्टेट के जो ये मुख्यमंत्री वगैरह ये जो आप ये सुनते हैं, और जो भी आपके ये MLA MP जो मतलब रहते हैं, ये राज्य के चुनाव जब होते हैं तब मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसको राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन क्या होता है? विधानसभा होता है, जहाँ ये लोग बैठते हैं। अब इसमें बोला गया है दिल्ली विधानसभा में सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा में सीटें पूछ ली गई हैं, 70 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 70 सीटें। अब बोला गया किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय में डैश वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक में से जो भी पहले होता है 6 वर्ष। देखिए बोला गया किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है कार्यालय में 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक में से भी पहले हो सकता है। ठीक। द टर्म ऑफ ऑफिस एंड इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा है ये, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज 6 ईयर्स। या तो 6 साल होगा या फिर क्या होगा? टिल ही अटेन द एज ऑफ 65, या 65 वर्ष तक की आयु वो पूरी कर चुके हो तो। ठीक, ये बोला गया है इसमें। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम। नेक्स्ट में हमसे बोला गया है राज्य चुनाव आयुक्त डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। जो राज्य का चुनाव आयुक्त है वो कौन? राज्य के राज्यपाल करेंगे।
कौन करेंगे? राज्य के राज्यपाल, स्टेट गवर्नर। जो राज्य की ज़्यादा शक्ति होती है वो स्टेट के गवर्नर के पास होती हैं। और देखिए वैसे पूरे देश की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा होती हैं। तो राज्य का चुनाव आयुक्त जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है ये, ठीक। अब 2 बार आया हुआ है, 13 में भी और 18 में भी, अलग अलग में, KVS में। बोला गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब प्राइम मिनिस्टर की पूछे तो देखिए ये नियुक्ति पूछ रहा है, ठीक है, और निर्वाचित तो हम लोग करते हैं उन्हें, लेकिन ये नियुक्ति की बात कर रहा है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई मुख्यमंत्री तो हम वोटिंग करते हैं तो वो निर्वाचन हो गया, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति पूछी जाए तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट करता है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा नियुक्ति में और निर्वाचन में अंतर होता है, कभी आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट बोला गया है भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये तो आपको पता ही होगा, वोटिंग एज ऑफ एनी पर्सन इन इंडिया हैज़ बीन सेट एज 18 वर्ष की आयु करी गई है। 18 वर्ष के होते हैं तभी तो आप वोट डालने जाते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 2014 का ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है केंद्र और राज्यों के बीच राज्यों के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। केंद्र सरकार जो है हमारी वो, और राज्य जो है वो, ठीक है, इनके बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए जो भी एक तो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बीजेपी की केंद्र सरकार है। अब राज्य में मान लीजिए हम यूपी में तो भी हमारी योगी जी की सरकार है, या बिहार में आप तो भी अलग अलग मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक केंद्र में हम मान लेते, केंद्र में बीजेपी की है और किसी राज्य में मान लीजिए कांग्रेस की है। अब क्या है कि बीच में राज्य के बंटवारे का सूत्र राजस्व का। अब देखिए जो केंद्र अपनी स्कीम चलाएगा उसको भी राजस्व धन चाहिए और राज्य को भी राजस्व चाहिए भाई। अब टैक्स तो दोनों ही ले रहे हैं, अब राजस्व का बंटवारा कौन करेगा? कौन इसका सूत्र निर्धारित करेगा? तो वित्त आयोग जो है हमारा फाइनेंस कमीशन वो करेगा। ये बात बोली गई है इसमें। फाइनेंस कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो फाइनेंस कमीशन होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट में बोला गया है लोकपाल के पद के निर्माण की संतुति की है। द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ लोकपाल हैज बीन रिकमेंडेड। प्रशासनिक सुधार आयोग ने करी है ये। देखिए बोला गया है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह जो है वो अध्यक्ष है। द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज NK सिंह। आज ये थोड़ा हैंग ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत डैश से की गई थी। पंचायती राज सिस्टम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम नागौर। जो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागौर से हुई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा ज़रूर। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है अगर आपने पॉलिटी एक बार पढ़ी है तो ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। अगर आपने पढ़ी है पहले पॉलिटी तो ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, बहुत ही आसान है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? नागौर से हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको अलग दिखेंगे, उससे कोई बात नहीं, वो याद कर लीजिएगा आप यहीं पे। पंचायत की अवधि होती है, पंचायत की अवधि पूछ रहा है अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए। तो द टर्म ऑफ पंचायती इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट इट वॉज अपॉइंटेड ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। यानी जो पहली बैठक की उसकी नियुक्ति होगी उससे 5 वर्ष तक की इनकी क्या होगी? पंचायत की अवधि होगी। इस समिति का संबंध बोला गया है इस समिति का संबंध पंचायती राज से है। तो किस समिति का? द कमिटी इज रिलेटेड टू पंचायती राज। बलवंत राय समिति जो है आपकी, बलवंत राय समिति
इसका संबंध किससे है? पंचायती राज से संबंध है। 2015 का क्वेश्चन है। बलवंत राय समिति जो है आपकी, संबंध किससे है? पंचायती राज से संबंध है। बोला गया नेक्स्ट में पंचायत का कार्यकाल होता है, देखिए 5 वर्ष। अभी हम पीछे बढ़कर आए हैं, प्रथम बैठक से की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। यही क्वेश्चन 2018 में आया था, ठीक है, KVS में ही बदल कर दे दिया गया है। और यहाँ पर भी TGT में भी 18 में ही, यहाँ पे अलग तरीके से दे दिया है ये। नेक्स्ट बोला गया भारतीय संविधान में इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। स्टेट व रिकॉग्नाइज्ड ऑन लेजिस्लेटिव बेसिस बाय अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognized on legislative basis by the amendment in Indian Constitution। तो भारतीय संविधान में इस संशोधन पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन, यानी भाषा के आधार पर बांटे गए राज्य, तो वो किसके आधार पर किए गए? 7वें जो है हमारे 7वें के द्वारा किया गया है। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को इस मामले में फैसले को खत्म कर दिया गया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। द जजमेंट इन द केस हैड स्टक डाउन आर्टिकल 455 इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को इस मामले में फैसले को खत्म कर दिया गया था। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत को खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 11वें मौलिक कर्तव्य को इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 2002 में जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें जो 11वें जो मौलिक कर्तव्य थे 11वें, तो उनको 86वां जो संविधान संशोधन है 2002 का, उसमें जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? अरुणाचल प्रदेश जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और ये 55वें संविधान संशोधन के द्वारा 1986 की घटना है। Who got the state of full state under the 55th Amendment of Indian Constitution in 1986? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है 122वां संविधान संशोधन GST विधेयक 2004। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पुष्टि करने वाला पहला राज्य बना, तो कौन बना पहला राज्य? असम जो है इसका पहला राज्य बना। असम बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई द 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट GST बिल 2017 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोला गया किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? Which constitutional amendment is called mini constitution? 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 में हुआ, ये रट लेना। 46वां संविधान संशोधन 1976। कभी कभी यही आ जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ, तो 1976 में कहा हुआ ये। और इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आमुख में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता। बाय द 42 अमेंडमेंट द preamble of Indian Constitution was added socialist secular integrity। ठीक, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मोबाइल ये लैपटॉप काफ़ी हैंग हो रहा था,
तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।